नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं भावना लाड़ आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत पद्य वे आंखें, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया है, का दूसरा भाग। तो चलिए हम पिछले भाग की पुनरावृत्ति करते हैं। इस पाठ के रचनाकार छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। बच्चों, हमने पहले भाग में यह पढ़ा कि इस पाठ में पंत जी ने किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया है। स्वतंत्रता के पूर्व किसानों की स्थिति कैसी थी, उन्हें किस प्रकार से शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती थी, किस प्रकार से जमींदार के नौकर जमींदार सूद को प्राप्त करने के लिए, ब्याज को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से किसान एवं उसके परिवार को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी, इसका यहाँ विशद चित्रण किया गया है। किसान की आंखों में कवि का मानना है कि किसान की आंखों को वे अंधकार से भरी गुफा के समान बताते, जिसमें किसी प्रकार की आशा नहीं है, उसमें गहरा दुख, गरीबी छाई हुई है। और एक समय था जब वह अपने स्वाभिमान के साथ जीता था, अपनी खेती करता था, लेकिन आज कर्ज की रूपी मझधार में वह डूब चुका है। आज उसके जीवन की प्रसन्नता दूर हो चुकी है। उसकी आंखों में उसके बेटे का चेहरा उभर आता है, जिससे साहूकार के नौकरों ने जवानी में ही मार डाला। चलिए हम पढ़ते हैं पद्यांश तीसरा। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। यहाँ पर जो दिया गया कड़ी लिखा गया है, कड़ी नहीं है, वो कौड़ी है। कौड़ी का अर्थ होता है एक भी पैसा, एक भी रुपया। तो बिका दिया घर द्वार, सूद वसूल करने के लिए महाजन ने घर द्वार तक उसका बिका दिया, बेच दिया, और महाजन ने ब्याज वसूल करने के लिए एक भी पैसा नहीं छोड़ा। रह रह आँखों में चुभती, बार बार उसकी आंखों में वह यादें जब उभर आती हैं तो वह चुभती हैं, आंखों में वे यादें चुभती हैं। और कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी, कुर्क हुई अर्थात नीलामी, कुर्क होना मतलब नीलामी होना, और बर्ध मीन्स होता है बैल। तो यहाँ पर ग्रामीण शैली के शब्दों का प्रयोग किया गया है। बरद मीन्स होता है बैल। तो किस प्रकार से उसे अपने बैलों की जोड़ी भी ब्याज वसूल करने के लिए बेचनी पड़ी, इस प्रकार नीलाम करनी पड़ी। तो इस प्रकार यहाँ बताया गया कि किस प्रकार महाजन ने तरह तरह की उसे आर्थिक रूप से यातनाएं दी, उसके परिवार को आर्थिक पीड़ा सहन करनी पड़ी। महाजन ने ब्याज वसूल करने के लिए एक भी रुपया नहीं छोड़ा और उसे अपने बैलों की जोड़ी तक बेचनी पड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब। उजरी का अर्थ है उजली अर्थात सफ़ेद। सफ़ेद गाय के विषय में बात की गई है कि उसकी सफ़ेद प्यारी सी एक गाय थी, वह किसान के सिवा किसी और को दूध दूहने नहीं देती थी, अपने पास नहीं आने देती थी। वह किसान से इतना अधिक स्नेह करती थी और किसान भी उससे स्नेह करता था। वह आँखों में नाचा करती, उसकी आँखों में बार बार वही छवि, उस उजली गाय की, सफ़ेद गाय की छवि आँखों में नाचा करती है। उजड़ गई जो सुख की खेती, जो उसके सुख के दिन थे, वह सुख रूपी क्षण वह अपनी गाय के साथ, अपने परिवार के साथ बिताता था, वह पूरी सुख रूपी खेती उजड़ चुकी है। तो ये सुख रूपी खेती जो बताया गया है, ये रूपक अलंकार है। सुख के रूप में जो बताई गई है, सुख को एक खेती के रूप में बताया गया है। साथ ही ये प्रश्न पद्यांश में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग है, तो प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। आंखों में नाचा करती मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है। इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से ग्रामीण शैली का प्रयोग किया गया। बरद दुहाने, दोहने देना, ये भी ग्रामीण शैली का प्रयोग है। इस प्रकार से इस पद्यांश में किसान की आर्थिक स्थिति का चित्रण किया गया है। आगे देखिए, इसमें शिल्प सौंदर्य है, महाजनों के अत्याचारों का सजीव चित्रण है, एवं बैल और गाय बेचने के आर्थिक स्थिति का करुणामयी चित्रण है। घर द्वार की कौड़ी ने न किसे कब में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार आप जानते हैं, जहाँ पर कि एक वर्ण के एक निश्चित स्थान पर बार बार आवृत्ति, बार बार रिपीटेशन हो। तो आप देख रहे हैं कि ये एक वर्ण र है, क है, इनकी बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर इसे अनुप्रास अलंकार कहा गया है। रह रह, जब दो शब्द लगातार आवृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, तो पुनरुक्ति अलंकार है। आँखों में चुभना, आँखों में नाचना, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है।
देश शब्द अर्थात अपने आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग, ग्रामीण शैली के शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे बर्धू। इस प्रकार ग्रामीण परिवेश को उन्होंने सजीव चित्रण किया है। तो यहाँ इस प्रकार से अत्याचारों का, महाजनों के द्वारा किए गए अत्याचारों का चित्रण किया गया है। अगला है, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली अख आती भर, देख रेख के बिना दूध मोही बेटिया 2 दिन बाद गई मन। किस प्रकार से उसके पारिवारिक भी उसे यातनाएं दी गई। उसकी पत्नी, किसान की पत्नी बिना दवा दारू के ही घरनी, घरनी का अर्थ होता है घरनी का अर्थ होता है गृहिणी, अर्थात उसकी पत्नी स्वर्ग चली गई। बिना दवा दारू के ही बीमार अवस्था में वह स्वर्ग चली गई। आंख भर आती, आंख भरने का तात्पर्य है दुख प्रकट करना, तो दुख उसे उभर आता है। और उसकी पत्नी के अभाव में उसकी दूध मुही, दूध पीती हुई बच्ची भी 2 दिन बाद ही उसकी बच्ची भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो यहाँ मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है। इसके बाद आप देखें तो भर मर, ये तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है। घर में विधवा रही पतोहू, पतोहू मीन्स होता है पुत्र की पत्नी, तो घर में बहू भी विधवा हो गई। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, क्योंकि उसका पति जवानी में ही मारा गया था, और समाज में यदि पति की मृत्यु की स्थिति में बहू को अच्छा नहीं माना जाता है। इस प्रकार से पति घातिन, लोग उसे पति घातिन अर्थात पति को मारने वाली मानते थे, लेकिन किसान के मानता था कि उसकी जो बहू है वह लक्ष्मी स्वरूप है। पकड़ू मया कोतवाल ने, और कोतवाल अर्थात पुलिस कर्मचारी ने भी उसे बुलवा भेजा और डूब कुएं में मरी एक दिन। उसके साथ शारीरिक शोषण किया, उसके साथ गलत व्यवहार किया, इस कारण से लज्जावश वह कुएं में डूबकर मर गई। इस प्रकार से उसका परिवार छिन्न भिन्न हो गया। इस प्रकार यहाँ बताया है कि किस प्रकार उसके परिवार के साथ महाजनों के और पुलिस कर्मचारियों के अत्याचार से उसका परिवार दुखी हुआ। आगे देखते हैं, किसान की गरीबी का चित्रण है। आंखें भर आना मुहावरे का प्रयोग है। घरनी, स्वर्ग, लक्ष्मी ये आम बोलचाल के हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार है, जैसे दवा दर्पण, 2 दिन। पति की हत्या के बाद नारी के समाज में विकट स्थिति को बताया है। पुलिस के अत्याचार का वर्णन है। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती। पैर की जूती अर्थात व्यर्थ की वस्तु, जिसका कोई ज़्यादा उपयोग, जिसकी उपयोगिता न समझी जाए, और जोरू का अर्थ है पत्नी। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार समाज में नारी की स्थिति बहुत ही निम्न थी। कि किसान मानता है कि खैर यदि पुत्र की बहू अर्थात यदि पत्नी नहीं रही, पुत्र की पत्नी नहीं रही, तो भले ही एक सही न दूसरी आती दूसरी लाई जा सकती है, पर जवान लड़के की सुध कर। पर किसान जब अपने जवान पुत्र की याद करता है तो उसकी छाती पर सांप लौटते फटती छाती, ये मुहावरे का प्रयोग किया गया है। उसके दुख को उभारने का प्रयास किया गया है कि जब वह अपने लड़के की सुध करता है तो सांप लौट जाते हैं, छाती फट जाती है। इस प्रकार पत्नी नारी की स्थिति समाज में बहुत ही निम्न है, यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती। किसान जब अपनी पुरानी यादों को, स्मृति मतलब पुरानी यादों को याद करता है तो उसकी आंखें भर आती, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन तुरंत शून्य में गढ़ वह चित्त, शून्य का अर्थ होता है आकाश। जब वह आकाश की ओर देखता है, चितवन मीन्स अपनी आंखों को, अपनी दृष्टि को आकाश की ओर डालकर देखता है, तो तीखी नोक सदृश बन जाती। सदृश मतलब जैसा, तो वह यादें उसे तीखी नोक के समान चुभने लगती हैं। तो यहाँ पर बताया गया किस प्रकार से उसकी यादें, जब ये याद आती है, सुख के दिन याद करता है तो चमक आ जाती है, लेकिन वही पुरानी यादें फिर उसके लिए तीखी नोक के समान भी बन जाती है। तो यहाँ पर तीखी नोक सदृश जो है वो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार यहाँ नारी की स्थिति को बताने का प्रयास किया है, साथ ही किसान की मन की स्थिति को भी दर्शाया गया है। तो देखिए, पत्नी के प्रति किसान की मानसिकता है। सांप लौटना, छाती फटना जैसे मुहावरों का प्रयोग है। उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा यह पाठ पूर्ण हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।